वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन के इंटरनेशनल हेडक्वार्टर से प्रोग्राम खबरों से आगे के आज के शो में जजों की बहाली पर इत्तेहादी जमात से मामला तय कर लिए जाएंगे। वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी, वजीर आजम के इंटरव्यू का तज्जिया। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक से पहले आपने पाकिस्तान के वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी का एक खुसूसी इंटरव्यू सुना। उनके इंटरव्यू में जो नुकात उठाए गए और जो सवालात सामने आए उन पर गुफ्तगू के लिए हमने अपने स्टूडियो में दो मेहमानों को मदऊ किया है। आपसे उनका तारुफ करा दें। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर हसन अस्करी रिजवी, जो साइंस में पाकिस्तानी स्कॉलर के तौर पर इन दिनों यहाँ हैं। पाकिस्तान में सियासी और बैन अवी तज्जियों के हवाले से एक बहुत मारूफ नाम। डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया। हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर फारूक हसनात, जो वाशिंगटन के मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट से वाबस्ते हैं और इन्हें अक्सर आप हमारे शोज में देखते रहते होंगे। आप दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर रिजवी, पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। वजीर आजम ने अपने इंटरव्यू में अदलिया की फौरी बहाली में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो कानूनी तकाज़ों को करार दिया। इसके अलावा पीपीपी के जो शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी हैं वो भी तरीक़ाकार के तजाद को, सिर्फ इस तजाद को इसमें रुकावट करार देते हैं। ये कानूनी तकाज़े क्या हैं और कितने पेचीदा हैं? देखिए, जो फर्क जो है वो सोच का भी है और उस सोच की वजह से जो है कानूनी और जो आईनी तकाजे जो हैं उनमें फ़र्क पड़ा है। बुनियादी जो मसला ये है कि पीपल्स पार्टी ये समझती है कि जो तब्दीली आपने करनी है उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसको वो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज का नाम दे रहे हैं, उससे वो मुंसलिक कर रहे हैं। जबकि मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप का कहना यह है कि चूंकि सदर मुशर्रफ ने जो 3 नवंबर को काम किया था वो एक गैर आइनी था और आइन की उसको उन्होंने एक तरफ सस्पेंड कर दिया था, लिहाजा एक गैर आइनी कदम को ख़त्म करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है, वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए हो सकता है। तो ये तरीक़ाकार का फर्क है। तरीक़ाकार डॉक्टर साहब, लेकिन प्राइम मिनिस्टर अपने इंटरव्यू में काफी पुरुम्मीद दिखाई दिए इस हवाले से कि उनके और नून लीग के दरमियान मामला खुश उसलूबी से तय पा जाएंगे। डू यू शेयर हिज ऑप्टिमिज्म? नहीं, कौकब बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में 2 हुकूमतें चल रही हैं। एक हुकूमत है ऐवान सदर की तरफ से आ रही है और दूसरा जो मुंतखब हुकूमत है, जो लोगों ने मैंडेट दिया था इलेक्शंस में। जब 2 हुकूमतें चल रही हों और उसमें डिवीजन ऑफ पावर भी अभी हमें नहीं पता चल रहा, लग यही रहा है कि सदर की ज्यादा पावर्स हैं और वजीर आजम की उतनी पावर्स नहीं हैं। कोई तब्दीली नहीं आई, हालांकि वजीर आजम साहब ने कहा कि तब्दीली के लिए लोगों ने हमें वोट दिए थे। लेकिन हम देखते हैं कि जो अहम ओहदे हैं, जैसे अटॉर्नी जनरल का ओहदा है, गवर्नर्स हैं और बहुत से बेशुमार, वो अपनी जगह उसी तरह मौजूद हैं और वो ऐवान सदर से हदायत ले रहे हैं। जब तक पार्लियामेंट मजबूत नहीं होगी, जैसे उन्होंने खुद भी कहा, जब तक वजीर आजम के पास तमाम इख्तियारात नहीं होंगे जो होने चाहिए आइन के मुताबिक, उस वक्त तक हुकूमत सही तौर पे आगे नहीं बढ़ सकेगी। रिजवी साहब, क्या डॉक्टर साहब का तज्जिया इस हद तक सही है कि पैरेलल कोई हुकूमत काम करे? डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं। देखिए, ये जो एहसास है वो इसलिए पैदा हुआ है कि इब्तदान जो दोनों बड़ी पार्टियां थी उनकी सोच जो थी जजेस की रेस्टोरेशन पे एक थी, लेकिन वक्त के साथ साथ पीपल्स पार्टी की सोच जो है वो ईवान सदर की सोच के बहुत ज़्यादा करीब चली गई है। उसकी वजह से ये एहसास पैदा होता है कि इस वक्त 2 मुख्तलिफ लाइनें चल रही हैं। एक वो है जिसमें कि सदर मुशर्रफ को नए सियासी निज़ाम का हिस्सा बनाकर रखना चाहते हैं और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हैं तो इसका मतलब ये भी है कि आपके नज़दीक 3 नवंबर को जो गैर आइनी काम हुआ है उसको आप एक आइनी काम करार दे रहे हैं। इस वजह से ये इबहम पैदा हो रहा है। डॉक्टर साहब, पीपल्स पार्टी का जो एक वोटर है, आपके ख्याल में वो इस डेडलॉक को किस तरह से देख रहा है? ये पीपल्स पार्टी के वोटर ने और दूसरे भी जो सियासी जमातें आई हैं जिनको लोगों ने वोट दिए हैं, वो बिल्कुल वोटर ने तब्दीली के लिए वोट दिया था। क्योंकि पुराना जो निज़ाम था 8 साल, चाहे वो इक्तिसादी प्रोग्राम हो, चाहे सियासी प्रोग्राम हो, चाहे आइन को जिस कदर खराब किया गया, उसको छेड़ा गया, और फिर सबसे बड़ा अदलिया का मामला, तो वोटर ने तो तब्दीली के लिए वोट दिया था। और अब इसीलिए वोटर्स में हम बेचैनी देख रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम में बेचैनी देख रहे हैं कि कहाँ इक्तिसादी मामलात जो हैं वो हल नहीं हो रहे, लेकिन उसके साथ साथ जो अदालती बहरान आया था पिछले साल, वो भी हल होने की तरफ नहीं जा रहा। रिजवी साहब, वॉर ऑन टेरर की भी बात की गई इस इंटरव्यू में और वजीर आजम ने ऑलमोस्ट उसी बात का इयादा किया कि यह हमारी जंग है। पाकिस्तान में एक कॉमन परसेप्शन इससे कुछ मुख्तलिफ है अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स। किसका परसेप्शन आपकी नजर में ज्यादा वेट रखता है?
دیکھیے عوامی سطح پر تو یہ خیال کافی حد تک ہے کہ یہ جو ٹیررزم کی جنگ ہے وہ پاکستان کی جنگ نہیں بلکہ امریکہ کی جنگ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پچھلی ہماری حکومت ہے اس کا سب سے بڑا فیلئر یہ تھا کہ وار آن ٹیررزم میں ایک اہم کردار کے باوجود وہ عوامی سپورٹ بلڈ نہ کر سکے، کیونکہ اس حکومت کا رویہ یہی تھا کہ عوامی سپورٹ کی نہیں بلکہ وار آن ٹیررزم کو ایک ایگزیکٹو اور ملٹری افیئر کے طور پہ انہوں نے رن کیا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر وار آن ٹیررزم میں آپ نے پازیٹیو ریزلٹس پروڈیوس کرنے ہیں تو عوام کو یہ احساس دلوانا ضروری ہے کہ اس وار آن ٹیررزم سے پاکستانی ریاست کے اور پاکستانی جو عوام ہیں ان کے کیا مقاصد حل ہوں گے اور کیا مقاصد حاصل ہوتے ہیں۔ جب تک آپ یہ احساس فروغ نہیں دیں گے اس وقت تک وار آن ٹیررزم میں پاکستان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر صاحب، میاں نواز شریف کا یہ کہنا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کی ایشو ٹو ایشو حمایت کریں گے، تاہم ظاہر ہے کہ وہ کولیشن کا حصہ تو نہیں رہے اور بہت سی اہم وزارتیں جو اس پر خالی پڑی ہیں، تو اس وقت کیا ان کا یہ کہنا یہ کوئی لانگ ٹرم سولوشن نظر آتا ہے، یا پھر اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس اس صورت میں کیا دوسرے آپشنز موجود ہیں؟ دیکھیے جی، اگر تو کانسٹیٹیوشن امینڈ کرنا ہے اور اس میں ایک پیکج لانے کی بات ہو رہی ہے تو پیکج ایز سچ کوئی چیز نہیں ہوگی، وہ تو کلوز وائز پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہوگی اور 2/3 اکثریت سے پارلیمنٹ میں بھی یعنی نیشنل اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی ہوگی، اور اس کے لیے بغیر نواز شریف کی پارٹی کے آئینی ترمیم ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ تو بات کی بات ہے کہ دوسرے جو گروپ ہیں ان کو کتنا ساتھ ملایا جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ سینٹ میں ابھی ان لوگوں کی 2/3 نہیں ہے، ان کی سادہ اکثریت بھی نہیں ہے، تو سمجھ نہیں آ رہی کہ آئینی یہ بات کی جاتی ہے امینڈمنٹس کرنے کی، تو پھر کس قسم کی آگے مزید کولیشنز بنے گی تاکہ 2/3 اکثریت سینٹ میں بھی ہو سکے۔ مختصراً ہمارے پاس وقت بہت کم رہ گیا۔ ایران پاکستان بھارت گیس پائپ لائن جب سے منصوبہ شروع ہوا ہے، ہم آپ سے آپ کی رائے اس پر لیتے رہتے ہیں۔ پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ ہمارے انٹرسٹ میں ہے، ہم اس کو کیری کریں گے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پاکستان کے بالکل انٹرسٹ میں ہے۔ پاکستان میں شدید شارٹیج ہے توانائی کی، اور گیس کے بغیر آئندہ پاکستان اقتصادی ترقی قطعاً نہیں کر سکتا، تو یہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ اور نیشنل سیکیورٹی میں ہے کہ ہم ایران کے ساتھ معاہدے کریں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ، اور ڈاکٹر عسکری آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ جی ہاں، اور یہاں پر ہم لیں گے ایک بریک۔